नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 4 यूनिट का कार्टिकोस्टेरॉइड्स जो ड्रग्स है वो पढ़ेंगे और कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स का यूज़ होती है और कार्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है ये सब हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे 4 यूनिट और उसका जो पार्ट है वो बी है। ए पार्ट में कुछ एंटी डायबिटिक ड्रग आती है और बी पार्ट में आता है कार्टिकोस्टेरॉइड्स। ये हमारे फार्माकोलॉजी 2 का जो 4 यूनिट है उसमें है। उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम ये सब ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। कार्टिकोस्टेरॉइड्स जितनी भी ड्रग्स हैं उनका जो इंडिकेशंस है वो देखेंगे या फिर उसकी साइड इफ़ेक्ट देखेंगे या फिर एक्शन देखेंगे और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही ये सब हम क्लियर करेंगे। और जितनी भी एंडोजेनेसिस या फिर एक्सोजेनेसिस ड्रग्स हैं वो देखेंगे और थेरापीज देखेंगे, कंट्रा इंडिकेशन देखेंगे ताकि हमें उस ड्रग्स का पूरा एक पता चल जाए। या फिर अब्यूजिंग देखेंगे, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स देखेंगे। ये सब हम इस लेक्चर में पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एड्रेनल ग्लैंड को देखते हैं ताकि क्योंकि हमें पता चले कि कार्टिकल स्टेरॉइड्स कहाँ से वो रिलीज होता है और कैसे होता है। द एड्रेनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ कोर्टेक्स एंड मेड्यूला। एड्रेनल जो हमारा ग्लैंड है वो दो पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट है जो मेड्यूला सीक्रेट केटिकोमाइन, वो सीक्रेट करता है मेड्यूला केटिकोमाइन को, और कोर्टेक्स सीक्रेट करता है 2 टाइप्स ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स को। जो 2 टाइप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिसोल्स है, जो 2 टाइप्स ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स है उसको कोर्टेक्स सीक्रेट करता है। और मेड्यूला सिर्फ क्या करता है, केटी को अमाइंस उनको ये सीक्रेट करता है। उसके बाद एड्रेनल कोर्टेक्स हैज़ 3 जोन्स। जो हमारी कोर्टेक्स है जो अपर लेयर, मेड्यूला मिडल लेयर है, ठीक है। कोर्टेक्स जो अपर लेयर है उसकी 3 जोन्स है, ठीक है। सबसे पहले जो ईच जोन्स सिंथेसाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड्स हार्मोन्स फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल कि वो जो अपर जोन, ये 3 जोन्स है एड्रेनल जो कोर्टेक्स की, वो तीनों ही सिंथेसाइज करती है 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को। और वो भी क्या करते हैं, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को एक फॉर्म कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में होते हैं। उसके अलावा जो आउटर जोन्स है वो क्या करती है, दे ग्लूमेरुलस हार्मोन्स, ग्लूमेरुलर प्रोडक्शंस, मिनरल एंड कार्टिसोल्स, एड्रेनोस्टेरोन। और दे मिडल जोन्स वो क्या करती है, मिडल जोन्स उसमें फेसिकुलेटा जो सिंथेसाइज करता है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स एंड कार्टिसोल को। और उसके अलावा जो इनर लेयर है ये क्या करती है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। जो तीनों जोन्स होती है, ये तीनों जोन्स क्या होती है कोर्टेक्स की, ये तीनों जोन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स सीक्रेट करती है हमारी जो बॉडी में और एड्रेनल ग्लैंड से। और सबसे पहले जो हम लास्ट में पढ़ते हैं वो है इनर जोन्स। इनर जोन्स में क्या होता है, रेटिकुलर्स सीक्रेट द एड्रेनल एंडोजेनेसिस। जो रेटिकुलर है वो क्या करता है, एड्रेनल एंडोजेनियस हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। सीक्रेशंस इज अ कंट्रोल बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड में जो भी सीक्रेशन होती है वो कंट्रोल करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। अल्ट्रोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स ACTH also known as कार्टिकोट्रोपिन which is released in the response of hypothalamus। जब ACTH हार्मोन्स जो एड्रेनोट्रोपिन हार्मोन्स है वो जब रिलीज होता है, जब हमारा हाइपोथैलेमस उसको एक रिस्पॉन्स करता है, उसके हिसाब से जो हमारा कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और जो ग्लूकोकार्टिकोइड्स जो सीवियर द फीडबैक इनहेबिट द ACTH एंड CRH सीक्रेटिंग। और ग्लाइकोकार्टिकॉइड्स है वो क्या करते हैं, इनहेबिट कर देते हैं जो अल्ट्रोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन को, एड्रेनल कार्टिको हार्मोन्स को, और उसके अलावा जो हमारा कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन है उन दोनों को। अब डिस्कस करते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड्स को कि कौन से कार्टिकोस्टेरॉइड्स हम यूज़ करते हैं किसी भी पेशेंट्स में, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ में। पहले है वो है बीटा मिथासोनी एंड सिलास्टोन्स, ठीक है, इसको। और उसके अलावा कार्टिसोन एंड कार्टिकॉन इनको। और उसके अलावा जो हमारी ड्रग्स आती है डेक्सा मिथासोन्स, उसको हम कहते हैं
और इसको डिकाडोन भी कहते हैं, ड्रोन। और उसके अलावा फोर्थ पे आती है हमारी हाइड्रोकार्टिसोन्स, उसको हम कहते हैं कार्टिफ। और उसके अलावा आती है जो हमारी 5 में 6 में वो है मीथ। बाकी ये सब ड्रग्स हम इसमें एक-एक करके सबका काम और उसका इफ़ेक्ट देखेंगे। तो चलते हैं हम इसके सबसे पहले बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है, वो कहाँ-कहाँ यूज़ होता है ये सब। और उसके अलावा हम देखते हैं कि वो कितना इफ़ेक्ट करता है। द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर a class of the steroids hormones that are produced by adrenal cortex। के कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है क्लास, वो क्या है कि वो स्टेरॉइड्स हार्मोन जो प्रोडक्शन करता है हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स प्रोडक्शन करवाता है। उसके अलावा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर इन्वॉल्व इन वाइड रेंज ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिस्टम सच एज स्ट्रेस रिस्पॉन्स। के कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है, वो हमारा फिजियोलॉजिकल एक सबसे बड़ा रिस्पॉन्स जो फिजियोलॉजिकल करता है वो करता है हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक क्लास है स्टेरॉइड हार्मोन की, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्लास है स्टेरॉइड हार्मोन की। और उसके अलावा वो कहाँ से, एड्रेनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होता है। और उस वो बहुत ही एक वाइड रेंज में हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल वर्क करता है। वो कैसे कि हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। उसके अलावा इम्यून रिस्पॉन्स करता है, रेगुलेशन ऑफ इन्फेक्शन। हमारी अगर हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स करता है, इम्यून रिस्पॉन्स करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हमारा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वर्क करता है। उसके अलावा प्रोटीन कैटाबॉलिज्म्स, प्रोटीन को अगर अमाइनो एसिड्स में ब्रेक करना होता है तभी भी हमारी बॉडी में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वो अपना वर्क करता है। इसकी हेल्प में कॉर्टिकोस्टेरॉइड की हेल्प से वो वर्क होता है, जैसे कि प्रोटीन ब्रेक डाउन्स और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये सब। ठीक है। उसके अलावा ब्लड एंड इलेक्ट्रोलाइट, उसके अलावा ब्लड में क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट को लेवल करके रखता है या फिर बैलेंस करता है उसकी लेवल को। तो ये सब हम देखते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के ये सब काम है हमारी बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट बॉडी वर्क में। ग्लाइकोकार्टिकोल या फिर सच एज कार्टिसोल, कार्टिसोल की बात करें तो ये कंट्रोल करता है हमारे जो कार्बोहाइड्रेट या फैट या प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रिवेंशन देता है, ताकि हमारे जहाँ इन्फ्लामेशन है वो रिड्यूस हो सके या फिर डिक्रीज़ हो सके। और एसिनोफिल उसकी रिलीजेशन को डिक्रीज़ कर देता है और उसके एक्शन को भी कम कर देता है। तो इससे ये क्या करता है कि हमारे जो इन्फ्लामेटरी वर्क होता है उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर देता है, ताकि हमारे जो पेशेंट्स हो वो जल्दी से प्रिवेंट हो और हील हो। और उसके अलावा जो हमारे मिनरल्स कार्टिकॉइड्स सच एज अल्ट्रोस्टेरोन कंट्रोल द इलेक्ट्रोलाइट। जो अल्ट्रोस्टेरोन है, जो हमारे मिनरल्स कार्टिकल्स वो क्या करते हैं कि वो हमारे वाटर को इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करके रखते हैं या फिर प्रोमोट कर देते हैं, सोडियम रिटेंशन को हमारी किडनी में बढ़ा देते हैं। ठीक है, प्रोमोट कर देते हैं सोडियम की रिटेंशन को। तो ये सब काम होता है कार्टिकोइड्स या फिर कार्टिकोस्टेरॉइड्स का हमारी पूरी बॉडी में। और अब पढ़ते हैं बायोसिंथेसाइज को। और द कार्टिकोस्टेरॉइड्स आर द सिंथेसाइज फॉर द कोलेस्ट्रॉल। वो क्या करता है, सिंथेसाइज करता है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को विद इन द एड्रेनल जो कॉर्टेक्स है वहाँ से। हमारे जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है उससे क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है कोलेस्ट्रॉल को, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और उसके अलावा जो अल्ट्रोस्टेरोन है वो क्या करता है, कार्टिकोस्टेरोन शेयर देयर फर्स्ट पार्ट ऑफ बायोसिंथेसाइज पाथवे का सबसे पहला जो पार्ट होता है वो अल्ट्रोस्टेरोन जो क्या करता है, कार्टिसोन्स को शेयर करता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द बायोसिंथेसिस का। और उसके अलावा द लास्ट पार्ट ऑफ आइदर द medicines medicate by the aldosterone and synthesize for the aldosterone in by the 12 beta hydroxy and corticosteroids for corticosteroids। तो ये क्या करता है, फिर जो हमारे बीटा जो लास्ट में होता है इसका पार्ट वो होता है मेडिकेट बाय द अल्ट्रोस्टेरोन को अगर मेडिकेट करना है हमें तो सिंथेसाइज ऑफ अल्ट्रोस्टेरोन को 12 बीटा हाइड्रोलेक्सिक फॉर द कार्टिकोस्टेरोन्स देना होता है।
उसके अलावा जो रेगुलेशन ऑफ सिंथेसाइज की रेगुलेशन कैसे होती है सिंथेसाइज की, तो सिंथेसाइज एंड रिलीजिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ACT हार्मोन्स, जो अल्डोस्टेरोन ट्रोपिन हार्मोन्स है उसको हमारी बॉडी कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, वहाँ से ये क्या करती है, रिलीज करती है। और उसके अलावा रेगुलेट करती है CRH हार्मोन को, कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन को, फॉर द हाइपोथैलेमस से, और बाय द फीडबैक लेवल ऑफ द ब्लड कंसंट्रेशंस। और वो क्या करता है, फीडबैक हमारे देता है हमारी बॉडी को, ब्लड का कंसंट्रेशन कितना है उसका। तो ये सब इसका काम होता है, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस है वो रेगुलेट हमारे जो CRH हार्मोन को करता है, जैसे कि कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन को, और वो फीडबैक देता है हमारी ब्लड लेवल को, एक कंसंट्रेशन उसकी एक सही रखने के लिए वो हमें फीडबैक देता है। इसके अलावा है रेगुलेशंस ऑफ सिंथेसाइज इन अदर्स, तो कंट्रोल फॉर सरकम्ड एंड रिदम्स, और डाययूरियल रिदम्स इन मॉर्निंग, रिस्क स्ट्रेस एंड हाइपोग्लाइसेमिक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस etc। जब हाइपोग्लाइसेमिक ग्लूकोज की कमी हो जाए या फिर फिजिकल कोई स्ट्रेस हो, और जब सिंथेसाइज होता है जैसे कि हमारी बॉडी में CRP प्रोड्यूस होता हार्मोन है, है, वरना मैंने आपको कार्टिकोट्रोपिन बता दिया था हार्मोन्स कि वो सब, कौन और से ये एक हार्मोन्स है, नॉर्मली इसको जिसके अदर पार्ट्स हम कार्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे रिदम जो सर्कुलेट रिदम होती है या फिर यूरिटिक रिदम्स जो मॉर्निंग में होती है, और हमारे एक मॉर्निंग और आफ्टरनून की मीट के बाद ये प्रोड्यूस हो जाता है। और उसके अलावा जब हमें स्ट्रेस हो तब ये प्रोड्यूस होता है, फिजिकल कोई स्ट्रेस हो तब कार्टिकोस्टेरॉइड्स, कार्टिसोल्स या फिर कार्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में। उसके अलावा ग्लाइसेमिक कंडीशन और ग्लूकोज की कमी हो तभी भी ये प्रोड्यूस हो सकता है। देखते हैं ग्लाइकोकार्टिकॉइड्स का जो मैकेनिज्म है उसको। तो ग्लाइकोकार्टिकॉइड्स एक्ट एज वाइवा, दे आर रिसेप्टर लोकेशन इन द न्यूक्लियस। जो रिसेप्टर होता है हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, उस पे क्या करता है, ये वहाँ से एक्ट करवाता है। और GRS जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट्स होता है, दे आर लोकेशन मोस्ट इज कॉमन द सेल ऑफ द बॉडी। वो कहाँ पे, मोस्टली हमारी बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले हमारे एक्ट करता है रिसेप्टर जो न्यूक्लियस में होते हैं उनको, और वहाँ से ये वर्क करता है। और उसके अलावा जो ग्लाइको, और जैसे कि GRS जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट्स होता है हमारी जो भी लोकेशन, मोस्टली दे ऑल आर सेल बॉडीज, जो भी सेल में हमारी बॉडी में जितने भी सेल है उनमें ये प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा बात करते हैं जैसे कि ग्लूकोकार्टिकॉइड्स रिसेप्टर जो होता है GR, दे आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पे ये लोकेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद कि 1 GR हैज अ DNA बाइंडिंग एंड डोमिन, वो क्या करता है, हमारे जो DNA बाइंड GR होता है 1, वो हमारे DNA से बाइंड होता है। दे हैव रिसेप्टर आर कैपेबल फॉर एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शंस। वो क्या करता है, एक एक्टिवेट होता है, और वो एक उसके ये मदद से कैपेबल हो जाता है, रिसेप्टर की मदद से, कि वो अपना जो एक्टिवेट हो या फिर ट्रांसक्रिप्ट हो, और बाइंड फॉर फ्री स्टेरॉइड्स। और उसके अलावा जो फ्री स्टेरॉइड मॉलिक्यूल से GR फॉर द स्टेबल कंपाउंड्स। और वहाँ पे जो स्टेबल कंपाउंड्स होता है, जैसे कि अनस्टेबल कंपाउंड्स, वो होता है हमारा GR जो क्या करता है, फ्री जहाँ स्टेरॉइड्स होता है उनसे बाइंड हो जाता है। और उसके अलावा दे SGR complex into the nucleus and the bind to the DNA and regulate the transcriptions by the DNA polymerisms टू एंड अदर्स। कि वो क्या करता है कि बाइंड हो जाता है कॉम्प्लेक्सली इंटरिंग फॉर न्यूक्लियस में, बहुत ज़्यादा इंटर करता है। उसके अलावा क्या करता है, बाइंड हो जाता है DNA से, और ट्रांसक्रिप्ट करता है हमारे DNA पॉलीमराइज टू एंड अदर्स को। और उसके अलावा जो रिजल्टिंग आता है mRNA, जो मैसेंजर RNA है, वो ट्रांसक्रिप्ट कर देता है, ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ द प्रोटीन एंड ब्राइडिंग अबाउट फाइनल रिस्पॉन्स। और उसके अलावा जो भी वहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है वो क्या करता है,
जैसे कि mRNA उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, उसकी रिजल्ट में वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म को प्रोड्यूस करवाता है, प्लाज्म प्रोड्यूस करता है प्रोटीन एंड जो फाइनल रिस्पॉन्स होता है उसको। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक कैसे होता है। तो सबसे पहले जो सीएनएस है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहाँ से हाइपोथैलेमस रिलीज होता है और वो क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन्स, वो इंटीरियर जो पिट्यूटरी लोब होती है वहाँ से ट्रोपिकल हार्मोन्स को रिलीज करता है और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं और उसको, और हार्मोन इन द ब्लड लेवल, और वो हार्मोन्स हमारे ब्लड लेवल में एक रिस्पॉन्स कर देते हैं। जो नेगेटिव फीडबैक होता है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है हमारी बॉडी में, तो वो क्या करेंगे कि हमारी बॉडी क्या, ब्रेन क्या रिस्पॉन्स करेगा कि उसको इनहिबिट करे या फिर उसको, उसकी जो सीक्रेशन को कम कर देता है। उसके अलावा बात करते हैं सम कंडीशन विच इफेक्ट लेवल ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स। प्राइमरी जो है अल्ट्रो कार्टिकोल जो है, एड्रेनो कार्टिकोल, वो क्या डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या काज करवाता है, एडिसन जो डिजीज है उसको काज करवाता है। और सेकेंडरी अगर एड्रेनोकार्टिकोल डिफिशियंसी हुई है तो वो क्या करवाता है, हमारे जो एडोकेट सिक्रेशन फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड इन सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ग्लैंड। अगर वो क्या करे, डिफिशियंसी हमने किसी सर्जरी के थ्रू हमारी जो ग्लैंड को निकाल दिया है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड उसकी सिक्रेशन को भी ये कम कर देता है, ठीक है। और प्रोलॉन्ग्स जो ग्लाइकोकार्टिकॉइड्स है इस नॉन एंडोक्राइन, अगर वो नॉन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है उसमें आता है, फॉर एग्जांपल ट्रोजेनिक जो डिजीज है वो काज होती है। उसके अलावा ट्रस्टरी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि एड्रेनोकार्टिकल डिफिशियंसी हो जाती है तो वो क्या करता है, रिलीजिंग फैक्टर डिफिशियंसी हो जाती है उसमें, और ये क्या कहता है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ कार्टिकॉल, जो कार्टिसोल्स है उसकी हाइपर सिक्रेशन करवा देता है। उससे क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम काज होता है। और एड्रेनल ग्लैंड ट्यूमर भी हो सकता है जब हमारे ट्रस्टरी कार्टिक को एड्रेनोकार्टिकॉल डिफिशियंसी हो जाती है, तब क्या करता है, द रिलीजिंग फैक्टर डिफिशियंसी, कि वो सही से रिलीज नहीं कर पाता है, उसके हिसाब से फिर क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ कार्टिसोल्स, और ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेशन हो जाती है कार्टिसोल की और वो काज करवाता है कुशिंग सिंड्रोम को और एड्रेनल ग्लैंड ट्यूमर को। इसके बाद देखते हैं स्ट्रेसर एंड स्ट्रेस और स्ट्रेसर को। तो दे नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द एनी, जो भी कुछ भी अगर हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहा है तो वो नॉन स्पेसिफिक कोई रिस्पॉन्स हमारी बॉडी दे तो फिर उसमें हम क्या कर देंगे, स्ट्रेसर्स, जो स्ट्रेसर होते हैं इज एनी एजेंट विच इम्पैक्ट टू अल्टर फॉर इंटरनल एनवायरनमेंट, वो क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं या फिर अल्टर कर देते हैं हमारी इंटरनल जो एनवायरनमेंट होती है उसको। जैसे कि वो जब रिस्पॉन्स करते हैं जब हमारी इंजरी हो, फिजिकल कोई इंजरी हो, इन्फेक्शन हो, या फिर हमारे जो हाई और लो टेम्परेचर हमारी बॉडी में हो, या फिर रेडिएशन थेरापी एंड न्यूरो मस्कुलर फटिंग हो, और उसके अलावा इमोशनल हो, या फिर नोज एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और उसके अलावा जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से हमारे नोज में कोई एक एलर्जेटिक रिएक्शन में भी ये हो सकता है। तो ये क्या कह रहा है, स्ट्रेस और स्ट्रेसर किस क्या है, ठीक है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेसर जो हमारे बॉडी में नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है कि जिसका हमें पता नहीं चलता है कि नॉन स्पेसिफिक डिमांडा होता है, और वो क्या करता है, जो स्ट्रेसर एजेंट होते हैं वो अटेम्प्ट टू देयर अल्टर अल्टर द इंटरनल एनवायरनमेंट, वो क्या करता है, अल्टर कर देता है, चेंजेस कर देता है हमारे इनर एनवायरनमेंट में, जैसे कि रेडिएशन की वजह से हो सकता है, फिजिकल इंजरी की वजह से इंटरनल जो एनवायरनमेंट होती है वो चेंज हो जाती है। उसके अलावा जो हमारी बॉडी यूजली ट्रेंड टू द एडोप्ट विच सिचुएशंस विथ सिचुएशन, हमारी बॉडी क्या करती है, हम सिचुएशन के हिसाब से एडॉप्ट होना शुरू हो जाती है। द नेगेटिव फीडबैक फेल in stress and there is continuously secret for the ACT
हार्मोन्स एड्रोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है, उसको अगर हमारा फीडबैक फेल हो गया है, नेगेटिव फीडबैक, उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या सीक्रेट होगा, बहुत कंटिन्यूसली हमारा एसिनिटी हार्मोन्स रिलीज होगा हमारी बॉडी में। उसके बाद बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्शन की, तो इंक्रीज़ करता है CHO जो मेटाबॉलिज्म को, और उसके अलावा जो ग्लूकोजिन्स को ग्लूकोजेनेसिस करवाता है, और उसके अलावा क्या करता है, हमारे ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, और उसके अलावा जो कार्टिसोल है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है ग्लूकोज अपटेक, जो अपटेक कर रहा होता है ग्लूकोज की, ये हमारे टिश्यू उसको इनहिबिट कर देता है। उसके अलावा जो एंटी इंसुलिन सीक्रेशन होती है, जो इंसुलिन को मतलब के एंटी इंसुलिन सीक्रेशन करवाता है, जो इंसुलिन को बनाता है उसको इनहिबिट करवाता है, एंटी इंसुलिन सीक्रेशन बनाता है। उसके अलावा इनहिबिट करता है ग्लूकोजेनोलाइसिस, जैसे कि ग्लूकोजेनोलाइसिस ब्रेक डाउन ना हो हमारे ग्लूकोज की, उसको इनहिबिट कर देता है, और जेनेसोलाइसिस की, ताकि वो जितना भी हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो उसी फॉर्म में रह जाता है, तो वो क्या करता है, ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये उसको भी इनहिबिट कर देता है। उसके अलावा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म इन नेचुरली, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है उसमें क्या करता है, ये कैटाबॉलिज्म करवाता है, नेचुरली जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और उसके अलावा नेगेटिव जो हमारा नाइट्रोजन बैलेंस करवाता है, और उसके अलावा जो हमारे लिपिड जो मेटाबॉलिज्म या फिर ट्राइग्लिसरीन है इन फैटी एसिड्स, ये सब क्या करता है, हमारा फिजियोलॉजिकली एक्शन करवाता है कार्टिसोल। सबसे पहले क्या कराता है, हमारे जो प्रोटीन होते हैं उनको ब्रेक करता है अमीनो एसिड्स में। उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट हम बोल सकते हैं, या वो क्या करता है, हमारे ग्लूकोजेनेसिस करवाता है। उसके अलावा एंटी जो इंसुलिन सिक्रेटिव है और इनहिबिट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट कर देता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिज्म्स नेचुरली करवाता है ब्रेक डाउन कैटाबॉलिज्म्स। और उसके अलावा नेगेटिव जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसको बैलेंस करता है। उसके अलावा लिपिड जो मेटाबॉलिज्म होती है ट्राइग्लिसराइड्स या फिर फैटी एसिड की, उसको बैलेंस करता है। ये सब इसका काम होता है फिजियोलॉजिकली, जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स का काम होता है। और उसके अलावा जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर भी है हमारी बॉडी में, जो एन रिस्पॉन्स करते हैं न्यूट्रोफिल्स या फिर एसिनोफिल्स या फिर बेसिनोफिल्स, इनको भी ये एक्टिवेट करवाता है, जैसे कि कार्टिकोस्टेरॉइड्स और या फिर कार्टिसोल, ये उसको एक्टिवेट करवाता है। और एंटी एलर्जेटिक्स जैसे कि हाइपरटेंशन, हाइपर सेंसिटिविटी या फिर हाइपर सेंसिटिव जो डिले रिएक्शन होता है, उसमें इम्यून रिस्पॉन्स करता है हमारा कार्टिसोल। और उसके अलावा इम्यून सप्रेशन में भी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन भी करवाता है, जैसे कि वो भी एक हमारा करता है कार्टिसोल्स। और उसके अलावा जो सप्रेस द डीएनए ट्रांसप्लांट, जब हम डीएनए ट्रांसप्लांट तब भी ये रिस्पॉन्स करता है, या फिर आरएनए पॉलीमरेज्म्स एंड लिम्फोसाइट्स एंड lympholysis, lytic lysis and help to manage tissues ग्रिफ्ट एंड रिजेक्शंस, और वो हेल्प करता है ताकि जो ग्रिफ्ट और रिजेक्शन होती है टिश्यूज़ की, उनमें भी ये उसको भी मैनेज करता है। तो ये सब हमारे काम था कार्टिसोल का हमारी बॉडी में, कि कार्टिकोस्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में कौन से काम करता है, या फिर कार्टिसोल कौन से काम करता है। जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन को देखते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर थेरापेटिक properties of the glycocorticoids are there. They are potential anti-inflammatory and immune suppression activities। जो क्या करता है, हमारा जो ग्लाइकोकार्टिकॉइड्स है वो हमारे इम्यून सप्रेशन या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी में वो मदद करता है या फिर एक्टिवेट होता है। और ये एक थेरापेटिक, हम क्या कहते हैं कि इसकी एक प्रॉपर्टी है कि थेरापेटिक ये यूज़ होता है कार्टिसोल। और उसके अलावा जो क्या करता है, दे आर थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ द ग्लाइकोकार्टिकॉइड्स आर द रिजल्ट ऑफ नंबर्स ऑफ एक्शंस एंड लॉवरिंग फॉर द circulating lymphocytes known as is known to the play role in the additions. They are agent inhibit the ability of leukocytes and macrophage to response for antigen।
और ये क्या करता है जो जैसे कि न्यूट्रोफिल्स सर्कुलेशन में, हमारे लिम्फोसाइट्स सर्कुलेशन में जो न्यूट्रोफिल्स उनकी एडिशन में ये वर्क करता है। और ये क्या करता है, इनहेबिट द एबिलिटी, जो ल्यूकोसाइट्स और उनकी एबिलिटी को क्या करता है, इनहेबिट कर देता है, ताकि वो एक अपना जो फॉरेन पार्टिकल है वो उस पे ज़्यादा एक रिएक्शन ना करे, और इन्फ्लामेटरी जो एजेंट है उनको भी ये कम कर देता है, ताकि हमारी बॉडी में एक जैसे कि 5 कार्डिनल साइन है वो ना दिखाई दे, पेशेंट को ज़्यादा पेन ना हो, स्वेलिंग ना हो, तो उसकी वजह से ये वो भी रिस्पॉन्स करता है, जिसके हमारी यूकेरियोटिक और उसके अलावा जो माइक्रोफेजेस हैं उनको रिस्पॉन्स करता है एंटीजन के हिसाब से। एंटीजन के खिलाफ वो कहता है कि रिस्पॉन्स करो आप। उसके अलावा जैसे कि हम बात करते हैं कि ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड्स आल्सो डिक्रीज द प्रोडक्शन एंड रिलीजिंग ऑफ द प्रो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेस, और वो क्या करता है, डिक्रीज मतलब कि डिक्रीज प्रोडक्शन कर देता है, प्रो इन्फ्लामेटरी काइनेस को डिक्रीज कर देता है। तो स्टेरॉइड्स हमारे ब्लड पे क्या इफेक्ट करता है, हमारे ब्लड को, दे आर डिक्रीज इन द lymphatic tissues एंड दे आर सर्कुलेशन ऑफ lymphocytes, और वो सर्कुलेशन भी मतलब कि डिक्रीज कर देता है lymphocytes की। और उसके अलावा इंक्रीज द न्यूट्रोफिल्स एंड प्लेटलेट्स एंड आरबीसीज, जो रेड ब्लड सेल्स है या फिर प्लेटलेट है या फिर न्यूट्रोफिल्स है, इनको इंक्रीज कर देता है। और क्लॉटिंग्स टाइम शॉर्टेड, वो क्लॉटिंग टाइम भी शॉर्टेड रखता है, क्योंकि प्लेटलेट की अमाउंट ज़्यादा होती है हमारी ब्लड में। ये सब कार्टिकोस्टेरॉइड्स का वर्क होता है हमारे ब्लड में, इफेक्ट वो ऐसे करता है। कार्टिसोल हमारे जो बॉडी की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट करता है, द लार्ज डोजेस retarded the growth of the children is a system affected are the muscles and skeleton system, teeth, और हमारे जो भी टीथ या फिर स्केलेटन, जो मसल्स एंड स्केलेटन सिस्टम है उस पर इफेक्ट करता है, और लार्ज डोजेज में हम यूज़ करते हैं। और उसके अलावा हमारे जो सेल्यूलर एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी ये एपिफिस कार्टिलेजेस एंड सिफरिंग कर देता है। तो ये सब इफेक्ट करता है कार्टिसोल्स हमारी बॉडी पे। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक मेटाबॉलिज्म्स। तो फार्माकोकाइनेटिक मेटाबॉलिज्म मीन्स कि प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंस 90% plasma protein and most the corticosteroids bind for the globulin और अल्बुमिन, वो क्या कहता है, ग्लोबिन एंड अल्बुमिन पे बाइंड होता है। उसके अलावा हाफ लाइफ ऑफ 90 टू 110 मिनट इसकी हाफ लाइफ होती है। उसके अलावा कंडीशंस फॉर द लीवर, और उसके अलावा डाईहाइड्रो कार्टिकोस्टेरॉल एंड ट्राईहाइड्रो कार्टिसोल्स एंड जो डाईहाइड्रोकार्टिसोल्स या फिर ट्राईहाइड्रोकार्टिसोल्स सिक्रेशन यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रिएट भी हो जाता है हमारी बॉडी से। उसके अलावा हम देखते हैं सिंथेसाइज ऑफ स्टेरॉइड्स एंड प्रीडॉक्स, जैसे कि पैराडॉक्स एंटी एंटी इन्फ्लामेटरी, मोर एंटी इन्फ्लामेटरी वो करता है। ये सब फार्माकोकाइनेटिक मेटाबॉलिज्म है इसकी। उसके बाद हम देखते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स के कौन से रूट्स होते हैं। सबसे पहले टॉपिकल रूट्स जो हम स्किन पे यूज़ करते हैं या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे हम जो भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा जैसे कि स्किन, आइज एंड हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन वहाँ पे, और इनहेलर्स स्टेरॉइड्स जैसे जो हम ब्रोंकियोटाइड्स, जैसे कि हमारी जो भी डिजीज़ होती है जैसे कि अस्थमा हो गया या फिर कुछ ब्रोंक्योल्स की या फिर लंग्स की कोई भी डिजीज़ है, वहाँ पे इफेक्ट करने के लिए हम नोज़ल के थ्रू जो इनहेलर देते हैं वो यूज़ करते हैं, इनहेलर स्टेरॉइड्स। और उसके अलावा ओरल फॉर्म में हम यूज़ करते हैं प्रीडोम्स एंड पेराडोजमल। और उसके अलावा पेरेंटल की बात करें, दे आर इंजेबल, जो इंजेक्टेबल अवेलेबल फॉर इंजेक्टेबल फॉर द इंट्रावेनस, जो इंट्रावेनस हमारे यूज़ होता है वो अवेलेबल होता है। तो ये 4 रूट थी, एक ओरल, एक टॉपिकल, इनहेलर एंड हमारी पेरेंटल। ये 4 रूट से हम कार्टिकोस्टेरॉइड्स को किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं। अब देखते हैं इसका थेरापेटिक यूज़ कैसे करते हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर में हम यूज़ करते हैं प्राइमरी दे अल्ट्रो कार्टिसोल
द इनसफिशिएंसी, अगर इनसफिशिएंसी है तो फिर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और उसके अलावा सेकेंडरी अल्डोस्टेरोन इनसफिशिएंसी या फिर टर्शियरी अल्डोस्टेरोन इनसफिशिएंसी, मैंने आपको ये तीनों पढ़ाए थे कि कौन से इन जो तीनों में कौन-कौन से इफ़ेक्ट होते हैं जो थेरापेटिक हम एंडोक्राइन डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, जो प्राइमरी हो इनसफिशिएंसी, सेकेंडरी हो या फिर टर्शियरी इनसफिशिएंसी हो, एड्रेनोकार्टिकल की इनसफिशिएंसी हो। और उसके अलावा कंजक्टाइनल एड्रेनल पे हाइपरप्लेसिया हो, जो कंजक्टाइनल बाय बर्थ हो, एड्रेनल ग्लैंड की हाइपरप्लेसिया ज़्यादा उसकी सेल की ग्रोथ हो, तो फिर उसके लिए हम यूज़ करते हैं कार्टिसोल को। उसके बाद इम्यून, जो ऑटो इम्यून हमारी डिजीज़ होती है या फिर एलर्जेटिक रिएक्शंस, जैसे कि सिस्टमेटिक लप्स हो जाए या फिर एरिथ्रोपोइटिन, ऐसी कोई डिजीज़ हो जाए जिससे हमारी जो इम्यून रिस्पॉन्स करता है, तो उस डिजीज़ में भी हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर नियोप्लास्टिक जो कैंसर्स के सेल्स की डिजीज़ होती है, वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और एक्यूट इन्फेक्शन हो, और क्योंकि ये क्या करता है, इन्फेक्शंस को भी कम करता है, डिजीज़ में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब इस इन डिजीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं और वो मैनेज कर सकता है। और जैसे कि यहाँ पे जैसे कि इन्हेलर की बात करें, तो हम स्टमक में हम यूज़ कर सकते हैं जो कार्टिको इन्हेलर्स होते हैं, रूट को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इंजेक्शन की बात करें तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में हम रिजेक्शंस या फिर इंजेक्शन के थ्रू वो क्या करते हैं, हम किसी पेशेंट को दे सकते हैं। जैसे और उसके अलावा ये सब डिजीज़ हैं, यहाँ पे हमारा कार्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ होता है। तो उसके अलावा आते हैं डायग्नोसिस फॉर द कुशिंग सिंड्रोम, द कार्टिसोल लेवल्स, यूरिन, प्लाज्मा एंड सलाइवा के हम वहाँ देखेंगे। अगर हमें कुशिंग सिंड्रोम की डिजीज़ का हमें डायग्नोस करना है, तो हम उसकी लेवल देखेंगे कार्टिसोल की, हमारी यूरिन में, हमारे प्लाज्मा में और हमारे सलाइवा में। तो ताकि हमें वहाँ से, और डेक्सामेथासोन क्या करता है, सप्रेशंस टेस्ट फॉर द यूज टू डायग्नोसिंग कुशिंग सिंड्रोम एंड सिंथेटिक फॉर द ग्लाइकोकार्टिकॉइड्स एंड डेक्सामेथासोन्स सप्रेस कार्टिसोल्स, वो क्या करती है, सप्रेस कर देती है रिलीजिंग ऑफ कार्टिसोल एंड नॉर्मल इंडिविजुअल, किसी भी एक पर्सन में, ताकि बट दे नॉट टू विथ द कुशिंग सिंड्रोम, भले उसमें कुशिंग सिंड्रोम ना हो, फिर भी वो क्या करती है, उसको सप्रेस कर देती है। जो डेक्सामेथासोन्स दे सप्रेशन फॉर कार्टिसोल रिलीजिंग, वो क्या करती है, कार्टिसोल का जो भी रिलीजिंग होता है उसको कम कर देती है, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशंस फॉर द लंग्स मैच्योरेशंस, तो रेस्पिरेटरी जो डिस्ट्रेसर सिंड्रोम होता है इज अ प्रॉब्लम फॉर द प्रीमेच्योर इन्फेंट या फिर फीटस, कार्टिसोल्स रेगुलरली एंड ऑफ द लंग्स प्री मैच्योरेशन, लंग की जो मैच्योरेशन करवाने के लिए हम कार्टिसोल देते हैं किसी भी बच्चे में जो अभी डेवलप हो रहा है, किसी भी मतलब प्री मैच्योर है, उस फीट इन्फेंट को देते हैं। और उसके अलावा जो उसमें जो 2 आती है, जैसे कि बीटा मीथाज़ोन्स एंड डेक्सामेथाज़ोन्स, ये दोनों लगाते हैं किसी भी जो फीटस होता है, इन्फेंट होता है उसमें। और उसके अलावा हम इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं किसी भी मदर को जिनके प्रीमेच्योर इन्फेंट हैं, उनकी मदर को। और उसके अलावा जैसे कि 48 आवर्स प्रोसिंग फॉर प्रीमेच्योर डिलीवरी, अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी है उसके 44 आवर्स, जैसे 48 आवर्स डिलीवरी एंड एक्सेलरेट फॉर द लंग्स मैच्योरेशन, और वो क्या करता है, लंग्स की मैच्योरेशन इन द फीटस, वो एक लंग्स की मैच्योरेशन करवा देता है फीटस में। कार्टिकोस्टेरॉइड्स का इतना काम होता है हमारी पूरी बॉडी में। उसके बाद बात करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी जो यूजेस है, तो सप्रेस कर देता है इन्फ्लामेटरी जो भी कंपोनेंट होता है उसको। और रेमेटोटाइड्स अर्थराइटिस जो डिजीज़ होती है जिसमें जैसे कि इम्यून रिस्पॉन्स करता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है बोन्स की, तो उसमें ये वहाँ पे क्या करता है, एडजस्टमेंट करवाता है। और जो नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं सीवियर केसेस में, वहाँ पे यूज़ होती है, ताकि ये कार्टिकोस्टेरॉइड्स वहाँ पे वर्क करता है और उस इन्फ्लामेशन को कम करता है। और उसके अलावा जो ओस्टियो आर्थराइटिस, जो बोन्स में कार्टिलेज कम हो जाता है हमारे बोन्स में, तो वहाँ पे भी ये वर्क करता है। और
इन्फ्लामेटरी हम यहाँ पे इंजेक्शन भी दे सकते हैं। और उसके अलावा हम कह सकते हैं इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन दे सकते हैं। और उसके अलावा रेमेटिक फीवर्स और सीवियर केस ऑफ द CHF में भी हम यूज़ कर। और उसके अलावा जैसे कि गाउट डिजीज़ है जिसमें हमारे पेनफुल स्वेलिंग होती है हमारे बोन्स में, वहाँ पे भी हम ये क्या करते हैं यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे स्वेलिंग पेन और वो रिड्यूस हो सके। तो ये भी इंट्रावेनस हम दे सकते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर जो हम दे सकते हैं। और उसके अलावा सिंथेटिक जो ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स है आर द यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द डायमेट्रेसिस इन्फ्लामेशन ऑफ बाउल। और उसके अलावा अल्सरेटिव कोलेटाइटिस या फिर क्रोन डिजीज़ इनमें हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा रिप्लेसमेंट हम करवाते हैं अगर एडिसन्स डिजीज़ है वहाँ पे अगर कोई चीज़ रिप्लेसमेंट करवानी है तब भी हम कार्टिकोल। और उसके अलावा एडेनल इनसफिशिएंसी है तब भी हम कार्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज़ करते हैं। के अलावा हम जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। जो कॉम्बिनेशंस ऑफ अदर जो इम्यून सप्रेशंस है ये ड्रग्स इनके कॉम्बिनेशन में हम कार्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं प्रोलॉन्ग यूज़ कर फॉर प्रोलॉन्ग यूजेस। और उसके अलावा जो हमारी प्रिजोमल्स है और मीठा जो दे आर यूज फॉर द इंटरमीडिएट ड्यूरेशंस ऑफ द एक्शंस। और अब बात करते हैं कि ऑर्गन अगर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन विद द इम्यून सप्रेशन की कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं किसी पेशेंट को ताकि उसका जो वर्क है वो एक प्रोलॉन्ग तक सही से रहे ताकि इम्यून उस पर रिस्पॉन्स ना करे। अगर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया है तो क्या करेगा, कोई नई चीज़ हमारे बॉडी में जाएगी तो वहाँ पे वो इम्यून रिस्पॉन्स करता है। तो इम्यून सप्रेशन के साथ हमारे कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी हम देते हैं पेशेंट्स को। और उसके अलावा ये इजीली यूज़ भी है। और जो ये इंटरमीडिएट है वो ड्यूरेशंस ऑफ एक्शन भी दिखाता है, कुछ ड्यूरेशन तक अपना काम दिखाता है और प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। और उनमें जो मेडिसिन्स आती है वो उनके भी ये नाम लिखे पड़े हैं। और उसके अलावा जो बात करते हैं देखते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड्स की कंट्रा इंडिकेशंस कौन सी है, जैसे कि पेप्टिक अल्सर में हम नहीं यूज़ कर सकते हैं या फिर HTN यहाँ पे हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। और फेसिकोस या फिर डायबिटीज मेलिटस ग्लूकोमा आइज डिजीज़ और उसके अलावा प्रेगनेंसी में हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसकी कंट्रा इंडिकेशन से या फिर हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते हैं, अल्सर पेशेंट को हो तो भी नहीं। और उसके अलावा जैसे कि हम बात करते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट की तो इसमें बहुत ज़्यादा है, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस है तो हाइपरग्लाइसेमिक जो कंडीशन होती है हम वहाँ पे ये हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन क्रिएट कर सकता है अगर हम कार्टिसोल यूज़ कर रहे हैं। या फिर इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शंस इन इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेशंस। अगर हम इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेशंस में अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये क्या कर रहा है, बढ़ा देता है। और उसके अलावा पेप्टिक अल्सर में हम नहीं यूज़ कर सकते ताकि ये ब्लीडिंग करवाता है और प्रोलेफ्टेशन करवाता है। और इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस में ये क्या करता है, फ्लैट स्पंजीज बोन बना देता है। तो ये भी एक एडवर्स इफ़ेक्ट है इसका। और उसके अलावा मायोपैथी में हम देखते हैं मसल्स को ये वीक कर देता है हमारे मसल्स को। और कैटरेक्ट जो डिजीज़ होती है उसमें क्या करता है, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कर देता है। और उसके अलावा ग्लाइकोमा में प्रोलॉन्ग अगर हमने यूज़ किया है प्रोलॉन्ग्ड ऑप्टिकल थेरापी हमें देनी पड़ेगी, ये इसका एडवर्स इफ़ेक्ट हो जाता है। उसके अलावा ग्रोथ फॉर द रेट्रोडेशंस इन द चाइल्ड एंड इंक्रीज एपिटाइट्स एंड वेट गेन। और इंक्रीज करता है हमारी एपिटाइट को और वेट गेन करवा देता है। उसके अलावा डिपोज ऑफ द फेट एंड चेस्ट फेस एंड हमारे अपर बैक एंड स्टमक में और वाटर एंड सॉल्ट
जो होता है सोडियम उसकी रिटेंशन करवा देता है और लीड करता है स्वेलिंग और एडिमा को लीड कर देता है और हाई ब्लड प्रेशर करता है। तो कार्टिकोस्टेरॉइड्स के बहुत सारे जैसे कि हम कह सकते हैं उसके यूज़ करते हैं तो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है अल्सरेटिक वहाँ पे ब्लीडिंग करवा देता है और उसके अलावा डायबिटीज़ में हम प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं या फिर डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं तो हाइपरग्लाइसेमिया क्रिएट करवा देता है। ओस्टियोपोरोसिस में फ्लैट स्पंजेस बोन करवा देता है तो ये सब इसके और मायोपैथी करवा देता है, मसल वीकनेस करवा देता है हमारे बॉडी में या फिर ग्लूकोमा में हम यूज़ करते हैं तो टॉपिकल थेरेपी हमें देनी पड़ती है बहुत ज़्यादा टाइम से। तो ये सब इसके और हाई ब्लड प्रेशर भी ये क्या करता है इसका है एडवर्स इफ़ेक्ट है। तो हम सब मतलब कि हम अगर हम यूज़ करते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड्स तो इतने सारे इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं जो हमारी बॉडी पे और ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को देखते हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ द ड्रग्स अब्यूज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड आर द सिंथेटिक सब्सटेंस रिलीज्ड इन द मेल सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजन। वो क्या करता है रिलीज करवाता है जो मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन को एंड दे प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ द स्केलेटन मसल्स और उसके अलावा ये प्रोमोट बढ़ाता है ग्रोथ ऑफ स्केलेटन मसल्स। जो हमारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड है वो ये इफेक्ट करता है कि सबसे पहले वो हार्मोन को इंक्रीज कर देता है, हार्मोन की रिलीजिंग को प्रमोट कर देता है। जो स्केलेटन मसल्स है वहाँ पे इफेक्ट करता है, उसको ग्रोथ करवाता है और डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्सुअल करेक्टर डेवलप करता है, वहाँ एंड्रोजन इफेक्ट करवाता है। तो ये सब कौन करता है एनाबॉलिक, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं वो काज करवाते हैं या फिर इफेक्ट करते हैं अपना। और उसके अलावा प्रॉपरली जैसे प्रॉपर दे आर कंपाउंड एक्चुअली द एनाबॉलिक्स द एंड्रोजन स्टेरॉइड्स और उसके अलावा एनाबॉलिक रिफर्स टू मसल बिल्डनेस, एंड्रोजन रिफर्स टू इंक्रीज मस्कुलिनिक करेक्टर और उसके अलावा जैसे कि स्टेरॉइड्स दे रिफर्स टू क्लास ऑफ द ड्रग्स। स्टेरॉइड्स एक क्लास ऑफ द ड्रग्स है तो ये सब इसके काम है। उसके अलावा जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है ये अवेलेबल है लीगली ओनली बाय द प्रिस्क्रिप्शन फॉर ट्रीटमेंट कंडीशन दैट अकर्स फॉर द बॉडी प्रोसीजर एंड नॉर्मली लो अमाउंट ऑफ द टेस्टोस्टेरोन अगर लो है मेल में और उसके अलावा डेली प्यूबर्टी एज है तो वहाँ पे ये क्या करता है टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंस ही ये इम्पोर्टेंस होता है वहाँ पे एक लीगल यूज़ कर सकते हैं, बाकी हम नहीं यूज़ करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अगर किसी पेशेंट्स को एड्स है तो भी हम उसको यूज़ कर देते हैं। वेस्टिंग इन द पेशेंट्स ऑफ एड्स एंड अदर्स दे रिजल्टिंग लॉस ऑफ द ट्रेन मसल्स मास, अगर किसी भी डिजीज़ में मसल्स का मास लॉस हो गया है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स थेरेपी यूज़ फॉर द कैटाबॉलिक स्टेट्स एक्यूट जो इल्स होती है उसमें कैटाबॉलिक रिस्पॉन्स करता है एंड सीवियर ट्रॉमा एंड मेजर सर्जरी में भी हम यूज़ करते हैं। और ओस्टियोपोरोसिस डिजीज़ है या फिर उसके अलावा सब ऑप्टिमल ग्रोथ इन द बॉयज़ में सब ऑप्टिमल ग्रोथ है वहाँ पे यूज़ करते हैं। और परफॉर्मेंस ऑफ इन्हेंसमेंट तो इन चीज़ों में हम क्या करते हैं इसकी थेरेपी देते हैं किसी पेशेंट को। उसके बाद पढ़ते हैं अब्यूज़ द एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर दे अब्यूज्ड बाय द सम others for enhance performance, improve the physical appropriations. Abuse is anabolic steroids. They lead to severe health problems in which they are irritable. Major side effect including जैसे कि लीवर ट्यूमर अगर है लिवर ट्यूमर और कैंसर और जॉइंटस एंड हाई ब्लड प्रेशर, किडनी ट्यूमर एंड सीवियर एचेंस एंड ये सब अगर है मतलब ये सब इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर हम एब्यूज़ एनाबॉलिज्म यूज़ करते हैं तब। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, एक सीवियर अगर फिज़िकल कंडीशंस हो वहाँ पे ये यूज़ होता है। कोई ऐसी सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम में हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते ताकि क्योंकि इसके इतने सारे एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं।
और उसके अलावा देखते हैं इन द मेल, जो मेल्स में होता है साइड इफ़ेक्ट, द इंक्लूडिंग श्रिंकिंग ऑफ द टेस्टिस, वो टेस्टिस श्रिंकिंग हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है। और फीमेल्स में साइड इफ़ेक्ट देखते हैं तो इंक्लूडिंग ग्रोथ ऑफ हेयर एंड मेंस्ट्रुएशनल चेंजेस एंड डिपेंड्स वॉइस डिप्थ वॉइस, ये सब एक वुमेन्स में चेंज हो जाती है। प्री मेच्योरेशंस, ये सब इस के साइड इफ़ेक्ट है। हमारे मेल्स में अलग है और फीमेल्स में डिफरेंट है ये सब। इसके अलावा थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही। मुझे पता है बहुत लंबा है, बट मैंने बहुत अपने एफर्ट्स इस वीडियो में दिए हैं, तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।